Good evening to all of you. Yes, good evening. Good evening, ma'am. Okay. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जो कल अपन ने रीड किया था सेक्शन 141 रिवाइज किया घर पे? देखो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट किया है और आज भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस चैप्टर को हैंड टू हैंड घर पे रिवाइज कर लो, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 8 मार्क्स का चैप्टर है आपका ये। हैंड टू हैंड रिवाइज करोगे तो पता रहेगा कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ आपको कीवर्ड्स ध्यान रहेंगे कि किस तरीके से हमें इंटरप्रिटेशन करना है लैंग्वेज का। अदरवाइज आप उसे नॉर्मली पढ़ करके ऑब्जेक्टिव्स अटेंड नहीं कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 कौन बन सकता है कंपनी ऑडिटर? सीए। अगर पार्टनरशिप फर्म है सीए की, है ना, सीए सीएमए सीएस सबकी मिला करके एक पार्टनरशिप फर्म है, इन दैट केस आप उस फर्म को कब एज ए कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो? मैम जब मेजॉरिटी प्रोफेशनल सीए हो, मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेशनल्स वहाँ पे सीए होने चाहिए, उनके पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, नाउ एलएलपी क्या एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है? यस मैम। एलएलपी एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट पे सिग्नेचर कौन करेगा? मैम और सीए, है ना। अगर आपकी फर्म सीए सीएमए सबका मिक्सिंग है तो ओनली सीए को ही राइट है कि वो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर सकता है। क्या बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी ऑडिटर बन सकती है? नो मैम। ओके, क्या ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी मैम नहीं बन सकते। Okay, now officer or employee of subsidiary company. No. Can. इसके बारे में हमें कंपनीज, यस कैन, इसके बारे में कंपनीज एक्ट ने हमें कुछ नहीं कहा है। मैं वापस से समझा देती हूँ ये पॉइंट आप लोगों को। यहाँ पे हमारे पास में देखिए वर्ड सिर्फ क्या आ रहे हैं, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, केवल कंपनी के लिए रेस्ट्रिक्शन है। एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, कुछ वर्ड्स आगे नहीं लिखे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा ध्यान रखना कौन से दो बंदों को हटाया, ऑफिसर ऑफ कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, है ना। देन नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट था वो क्या है, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। क्लियर था ये पॉइंट सबको? थर्ड पॉइंट? यस मैम। अच्छा, क्या मैं कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होना चाहती हूँ, मेरे पास कंपनी की सिक्योरिटी है 5 लाख रुपए की, क्या मैं ऑडिटर अपॉइंट हो सकती हूँ? नो मैम। नो मैम। रीजन? फेस वैल्यू 1 लाख तक, तब आप इंटरेस्टेड होंगे पार्टी में तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो अकाउंट्स को। नहीं तो इसकी कोई फेस कुछ लिमिट है क्या? 1 लाख। यस, 1 लाख रुपीस तक अगर आप सिक्योरिटीज होल्ड करते हो तो आप अपॉइंट हो। मैम 1 लाख तो रिलेटिव के केस में थी ना। यस मैम इसकी तो 5 लाख 5 लाख की है। 1 लाख फेस वैल्यू की लिमिट है, बट वो केवल रिलेटिव के लिए है। मैं अगर 1 रुपए की भी सिक्योरिटी हेल्ड करती हूँ तो मैं ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। पॉइंट को अच्छे से इंटरप्रेट करना है, फिर पढ़ना है। वापस से बता देती हूँ पॉइंट क्या है। मैं, मेरा रिलेटिव
और मेरा पार्टनर अगर कंपनी के अंदर सिक्योरिटी या कोई इंटरेस्ट है होल्ड करता है तो मैं क्या हो जाऊंगी, डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगी, है ना। देन मुझे एक्सेप्शन दिया है, क्या एक्सेप्शन है कि अगर मेरा रिलेटिव 1 लाख रुपए तक की फेस वैल्यू तक के सिक्योरिटी हेल्ड करता है तो मैं ऑडिटर अपॉइंट हो सकती हूँ, ठीक है। यानी कि 1 लाख की लिमिट किसके लिए दी हुई है, केवल मेरे रिलेटिव के लिए है। मैं और मेरा पार्टनर तो 1 रुपए की सिक्योरिटी भी हेल्ड कर ले तो हम ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट चीज, अगर मेरे रिलेटिव ने 1 लाख से वैल्यू क्रॉस कर लिया तो क्या मैं हैंड टू हैंड डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगी क्या? मैम ऑडिटर को 60 डेज दिए जाएंगे करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, अगर उसने नहीं लिया तो फिर वो डिस्क्वालीफाई है आफ्टर 60 डेज। ठीक है, तो जिस दिन से ये लिमिट क्रॉस किया है दैट डे से 60 डे मुझे दिए जाएंगे। अगर मैंने करेक्टिव एक्शंस नहीं लेती हूँ तो मैं डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इंडेप्टेड टू द कंपनी हूँ, मैं, मेरा पार्टनर या मेरा रिलेटिव इंडेप्टेड टू द कंपनी है तो किस अमाउंट तक मैं ऑडिटर बन सकती हूँ? मैम 5 लाख तक। Yes. 5 लाख से अगर ऊपर हुआ तो फिर नहीं बन सकते, है ना। इन एक्सेस ऑफ 5 लाख है देन आई एम डिस्क्वालिफाइड। 5 लाख तक अगर मैं इंडेप्टेड टू द कंपनी हूँ तो मैं कंपनी का ऑडिटर बन सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, गारंटी का क्या अमाउंट है? 1 लाख ही है उसका। 1 लाख गारंटी का अमाउंट 1 लाख है ना। ये सारी अमाउंट्स याद रखनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में इनसे क्वेश्चंस पक्के आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली, ये 3 चीजें हम कल पढ़ चुके थे सिक्योरिटी के बारे में, इंडेप्टेड टू द कंपनी एंड गारंटी। अब मेरे पास में पॉइंट आ रहा है ई। अ पर्सन और अ फर्म who whether directly or indirectly has business relationship with the company or its subsidiary or holding or associate or subsidiary of such holding company or associate company of such nature as may be prescribed। तो सिंपल सा हमें क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, ये कंपनी तो सब में ही आ रही है, कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, है ना। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है पॉइंट, कि मेरा कंपनी या इन सबके साथ में कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। बिजनेस रिलेशनशिप चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, ठीक है। मतलब मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उसकी क्रेडिटर बन रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उसको गुड्स सप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, या फिर उसके अकाउंटिंग का काम मैं कर रही हूँ। बिजनेस रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, तो हम दोनों के बीच में किसी भी टाइप का बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बिजनेस रिलेशनशिप के लिए क्या वर्ड्स दिए हुए हैं आगे वो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे 4th पॉइंट में देखिए, ओके इतना ही है ये। For the purpose of clause E section this, the business relationship shall be constituted as any transactions entered into for a commercial purpose। हम किसी भी commercial purpose के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन में आ रहे कंपनी के साथ में तो हम क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब कोई भी बिजनेस से रिलेटेड काम, बट वहां पे 2 कामों को एक्सक्लूड किया गया है, 2 कामों को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, यानी कि मैं अगर उसकी ऑडिट करने आ रही हूँ तो वो मैं क्या काम करने आ रही हूँ, कोई प्रोफेशनल सर्विस देने आ रही हूँ, तो आप इसको बिजनेस रिलेशनशिप में इंक्लूड नहीं कर सकते हो, वरना तो कोई भी बंदा ऑडिटर बन ही नहीं पाएगा अगर अपन ने इसको भी बिजनेस रिलेशनशिप में ले लिया तो, है ना। सेकंड, commercial transactions which are in the ordinary course of business of the company at arm's length price। For example, अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की ऑडिटर हूँ तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, सोप बनाता है, वो
शैम्पूज बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, काफी सारी चीजें, है ना। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो जो प्रोडक्ट बना रहे वो खरीद ही नहीं सकती हूँ। एज अ कस्टमर मैं वो प्रोडक्ट खरीद सकती हूँ, और ऑर्डिनरी जो हमारा ट्रांजैक्शन वाली चीजें होती है, हम एज अ कस्टमर उसे यूज में ले सकते हैं। आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा और आपको सर्विसेज यूज में ले सकते हैं एट आर्म्स लेंथ प्राइस। क्या लिखा हुआ है वर्ड कि आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब समझते हो? मैम जो सबके लिए प्राइस होगी वही ना? वही, बिल्कुल, है ना। जो एक अनरिलेटेड पर्सन को भी आप जिस वैल्यू पे देते हो उसी वैल्यू पे आप मुझे वो वैल्यू प्रोडक्ट देंगे, है ना। तो सिंपली जैसे मान लो मैं आईटीसी की ऑडिटर हूँ, तो आईटीसी के यहाँ पे होटल्स भी हैं, तो अगर मैं होटल में जाकर के रुकती हूँ, उनको पेमेंट करती हूँ, तो ये कोई आप बिजनेस रिलेशनशिप नहीं काउंट करोगे। मैं नॉर्मली एक एज अ नॉर्मल पर्सन आपके होटल में जाकर के रुकी हूँ, तो वो हमारा बिजनेस रिलेशनशिप नहीं हुआ है। बिजनेस रिलेशनशिप होने के लिए कोई भी चीज बार बार अकर होनी चाहिए, हम दोनों के बीच में कोई डेटर या क्रेडिटर का रिश्ता होना चाहिए, है ना। ओनली इन दैट केस वो बिजनेस रिलेशनशिप चलती है। यहाँ पे दो चीजों को एक्सक्लूड किया है, याद रखना है क्या, प्रोफेशनल सर्विसेज और एज अ कस्टमर हम सामने वाले से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर सबको बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब? मैम फर्स्ट पॉइंट बताना। मैम यस मैम, प्रोफेशनल सर्विस वाला। हाँ, सेकंड डाउट भी बोलिए आपका। मैम मेरे को एक पूछना था कि जैसे मान लो जैसे ऑडिटर है वो, जैसे बाहर मतलब उनकी बहुत सारी ब्रांचेस है, तो वो कहीं मतलब उधर ऑडिटिंग करने गया वो ऑडिटर, तो उसको वहां पे स्टे करने दिया। जैसे आपने आईटीसी का एग्जांपल दिया, तो उसके होटल में ही स्टे करने दिया और कंपनी ने बोला कि हम बेयर करेंगे उसके एक्सपेंसेस, तो फिर वो तो प्रोफेशनल सर्विसेज का पार्ट हुआ ना। आप ऑडिट करने जा रहे हो, आपको होटल में रुकने के लिए दिया, ऑब्वियसली ऑडिटर कभी भी बियर नहीं करता है होटल एक्सपेंडिचर। आपकी ब्रांचेस है अलग अलग जगह पे, तो हम ऑडिट करने आ रहे हैं, आपको ही हमारे खर्चे बियर करने, चाहे वो होटल में रहने का हो, चाहे होटल से आपकी कंपनी तक आने का हो, या फिर हमारे खाना खाने का हो, हर एक चीज आप ही को बियर करनी होती है। तो वो प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर आ गई फर्स्ट वाले में, है ना। ओके मैम। ना फर्स्ट वाला पॉइंट ये था कि अगर मैं आपको कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देती हूँ एज एन ऑडिटर या एज एन ऑडिटर फर्म, जो काम मैं कर सकती हूँ आपके लिए, जो सर्विसेज मैं आपको दे सकती हूँ, अगर वो सर्विसेज मैं आपको दे रही हूँ तो हम बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर काउंट नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इस पॉइंट को बिजनेस रिलेशनशिप में काउंट कर लिया तो मैं ऑडिट करने ही कैसे आऊंगी, मैं आपके रिटर्न्स ही कैसे फाइल कर पाऊंगी। तो इस चीज को बिजनेस रिलेशनशिप में काउंट नहीं करते हैं। तो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस होंगे तो वो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन ही ऑब्वियसली, बट जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर है, जो हम लोग दे सकते हैं आपको एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर सीए एक्ट और एज पर एनी अदर एक्ट, अगर वो सर्विसेज हम आपको दे रहे हैं तो आप हमें सेक्शन 141 में डिस्क्वालिफाइड नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट करके दो चीजें आ रखी है। यस, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, अक्षिता एग्जाम्पल बता रही हूँ ना, मैं ऑडिट सर्विसेज दे रही हूँ आपको, आपका रिटर्न फाइल कर रही हूँ, तो मैं आपकी कंपनी का इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रही हूँ, तो आप मुझे डिस्क्वालिफाइड नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो प्रोफेशनल सर्विसेज है, मेरा काम है वो करना। अगर मैं वही नहीं करूंगी तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगी? क्लियर? चलिए, यस मैम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारा, क्या हो गया? बिजनेस रिलेशनशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी का जो बंदा डायरेक्टर है, ठीक है, या उसका रिलेटिव या कंपनी का केएमपी, कंपनी में डायरेक्टर या केएमपी या फिर डायरेक्टर या केएमपी का रिलेटिव कोई भी बंदा, वो भी उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमने ऑडिट राइट्स इनको दे दिए, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के अंदर,
तो इंडिपेंडेंसी कैसे मेंटेन होएगी? क्लियर है पॉइंट? अ पर्सन whose relative is a director or is in the employment of a company as a director or KMP. Clear? Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. next देखिए G point. A person who is in full-time employment elsewhere or a person or a partner of a firm holding appointment as its auditor, if such person or persons is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as auditor of more than 20 companies. सिंपल सा समझो पहले इस पॉइंट को, क्या बोला है, दो चीजें हमें बताइए इस पॉइंट में। कोई बंदा अगर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कहीं और तो वो हमारी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। फर्स्ट पॉइंट ये हमको पहले ही पता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि अगर आपकी फर्म के पास में या फिर आपके पास में मोर देन 20 कंपनीज है, मैंने कहा था ना कंपनी ऑडिट करने की क्या लिमिट होती है एक सीए की, एक सीए मैक्सिमम 20 कंपनी ऑडिट कर सकता है ना। तो अगर आपकी 20 कंपनी का ऑडिट फुल हो चुका है और हमारी कंपनी का ऑडिट नंबर 21 आ रहा है तो आप हमारी कंपनी के अंदर ऑडिटर नहीं बन सकते हो, ठीक है। क्लियर? एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट वाले दिन आपके पास ऑलरेडी 20 कंपनियों की ऑडिट है तो आप हमारी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हो। बट आपके पास में 10 कंपनी की ही ऑडिट है तो आप हमारी कंपनी का ऑडिट कर सकते हो। नाउ देखिए ये 20 कंपनी का ऑडिट एक इंडिविजुअल बंदे के लिए दिया है ना। मतलब अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मेरे लिए 20 कंपनी का ऑडिट है। मेरी फर्म में अगर 4 सीए हैं तो हमारे पास कितनी कंपनी ऑडिट होगी? 80 हो सकती है। 4 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि एक सीए 20 कंपनी ऑडिट कर सकता है, ठीक है। Yes, ma'am. है ना। तो जी मैम ये लिमिट लिमिट मतलब पूरे उसके लाइफ टाइम तक है या पूरे 1 साल या कुछ ऐसे? लाइफ टाइम तक। ओके मैम। 2 पॉइंट्स हो गए। अगर आप कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो कहीं और, है ना, मतलब कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आप मेरी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। सेकंड चीज, अगर किसी बंदे के पास में ऑलरेडी अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट वाले दिन 20 कंपनी ऑडिट है, ठीक है, तो मेरी कंपनी ऑडिट आप नहीं ले सकते हो। आपके पास में अप टू लेस देन 20 कंपनीज का ऑडिट है तो ही आप मेरी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करोगे। क्लियर? जी पॉइंट। एच पे जाऊं। एच अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर कोर्ट ने आपको फ्रॉड के ऑफेंस के अंदर, ठीक है, कोर्ट ने फ्रॉड के ऑफेंस के अंदर कोई सजा दी थी कि भाई आपने फ्रॉड किया है, प्रोफेशनल फ्रॉड, ओके, तो इसलिए आपको कोई भी सजा दी गई कि भाई 2 साल की जेल या 5 साल की जेल, कुछ भी, तो जब तक आपका कन्विक्शन खत्म होने के बाद में, है ना, आपका जो टाइम पीरियड है 2 साल 5 साल वो खत्म होने के बाद में 10 साल लैप्स नहीं हो जाते हैं, 10 साल लैप्स नहीं हो जाते हैं, तब तक आप किसी भी कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते हो। यहाँ पे एक डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। अगर यहाँ पे जेल जाने की बात हो रही है ना, कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, फ्रॉड में आपने कोई काम किया था फ्रॉड के रिगार्डिंग और कोर्ट ने आपको कोई सजा दी है, ठीक है, और उस सजा को 10 साल कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। और जो कल हमने सेक्शन पढ़ा था 140 सबसेक्शन 5, वहां पे क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या ट्रिब्यूनल ने आपको हटाया है फ्रॉड के केस में। वहां पे कौन थे हमारे पास में पर्सन? सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल। तो हमारे को 5 साल के लिए हटाया गया था। और अगर कोर्ट ने फ्रॉड के ऑफेंस में हमें कोई सजा दी है तो सजा के खत्म होने के 10 साल तक हम ऑडिट नहीं कर सकते। दोनों में क्लियर डिफरेंस? आपके पास में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा तो क्लियर वर्ड्स के साथ में आएगा। कन्विक्टेड बाय कोर्ट तो 10 साल
और सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल ने हटाया आपको फॉर फ्रॉड ऑफेंस तो 5 साल। क्लियर? यस मैम। Now next point, a person who directly or indirectly renders any services referred to in section 144 to the company or its holding or its subsidiary। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है सबसे पहले कि कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी 3 नाम ही आ रहे, एसोसिएट नाम नहीं आ रहा, और होल्डिंग की एनी अदर सब्सिडरी भी नाम नहीं आ रहा है। ऊपर के जो नाम पढ़े थे हमने, ये इंडेप्टेड गारंटी वाले, इसमें सारे नाम आ रहे थे, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, सब लोग आ रहे थे यहाँ पे, है ना। बट सेक्शन 144 के साथ में 3 नाम आ रहे, कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी। ये चीजें आपको थोड़ी सी क्रैमिंग करनी पड़ेगी। नाउ सेक्शन 144 ये पॉइंट क्या है, ये मैं आपको सेक्शन 144 पढ़ाने के बाद समझा रही हूँ। इस सेक्शन के जस्ट बाद में मैं सेक्शन 144 लूंगी ताकि अपना ये पॉइंट क्लियर हो जाए। नाउ 4th पॉइंट क्या बोल रहा है कि आप अपॉइंट हो गए, अपॉइंटमेंट के बाद में अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपके ऊपर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं था, बट अगर अपॉइंटमेंट के बाद में कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, और आप उसके लिए जो करेक्टिव एक्शन टाइम पीरियड दिया हुआ है, अगर वो करेक्टिव एक्शन टाइम पीरियड में नहीं लेते हैं तो आपका ऑफिस वेकेट हो जाएगा, मतलब आप ऑडिटर की पोस्ट से हट जाएंगे और वहां पे क्या अराइज हो जाएगी, कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगी। तो 4th पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि अगर अपॉइंटमेंट के बाद में कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाता है, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन हमने पढ़ा है, तो ऑडिटर को अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और इसे क्या माना जाएगा, कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा। अच्छा, कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा इन सारे पॉइंट्स में? सीएजी मैम, 2 होते हैं ना, अगर गवर्नमेंट होगा तो सीएजी, अगर नॉन गवर्नमेंट होगा तो बीओडी। अगर गवर्नमेंट कंपनी के केस में हो रहे हैं ये सारी चीजें तो सीएजी, और अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में हो रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या मेंबर्स फिल करेंगे क्या ये कैजुअल वैकेंसी? नो मैम। नो मैम। मैम ऑडिटर सुना रेजिग्नेशन दे रहा है, ये तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जा रहा है ना वो तो। ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशंस की वजह से जा रहा है, रेजिग्नेशन की वजह से नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मेंबर्स के पास में राइट नहीं गया। कितने टाइम पीरियड में कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है? 30 डेज। 30 डेज के अंदर। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं सबको। गारंटी का पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपकी कंपनी में मैं आपकी कंपनी के अंदर ऑडिटर बनना चाहती हूँ, आपकी कंपनी से किसी एक्स पर्सन ने कोई लोन लिया हुआ है, और अगर मैंने उसकी गारंटी दे रखी है आपको, तो मैं आपकी कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकती हूँ, और ये अमाउंट है 1 लाख से ज्यादा। अगर 1 लाख से ज्यादा की गारंटी दे रखी है तो मैं आपके यहाँ पे ऑडिटर नहीं बन सकती हूँ। ओके अक्षिता? मैम इसमें जो फर्स्ट वाला पॉइंट था वो तो रिलेटिव के लिए था, और जो सेकंड और थर्ड है वो खुद के लिए ही है ना? नहीं, तीनों के लिए है। ये देखिए, आप अच्छे से पढ़िए। वेट, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये मेरा पॉइंट? ये रहा, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर। फर्स्ट पॉइंट इज होल्डिंग, सेकंड पॉइंट इज इंडेप्टेड, एंड थर्ड पॉइंट हैज गिवन ए गारंटी। ये तीनों में ही ये 3 नाम कॉमन है। ओके मैम, ओके। अच्छा चलिए, अब हम जा रहे हैं सेक्शन 144 पे। सेक्शन 144 किससे रिलेटेड है? प्रोहिबिटेड सर्विसेज। मैम जैसे ये सारे सेक्शन बाद में तो हमें बुक से पढ़ना है ना? हाँ, बुक में एज इट इज लिखे हुए, डोंट वरी। जो मैंने नोट्स दिए हैं आपको उनमें एज इट इज लिखे हुए हैं,
वो क्या वहां पे मुझे बहुत स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जाना पड़ता है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से पढ़ाती हूँ। नाउ सेक्शन 144, सेक्शन 141 के अंदर क्या लाइन आई थी कि यहाँ जो सर्विसेज लिखी हुई है ना A to I, अगर ये सर्विसेज मैं आपकी कंपनी को प्रोवाइड करवाती हूँ तो मैं आपकी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकती हूँ। सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया? सेक्शन 141 के अंदर अभी अभी एक पॉइंट मैंने आपको छुड़वाया था जहाँ पे सेक्शन 144 का रेफरेंस आ रहा था। वो लाइन क्या कहता है कि ये जो सर्विसेज दी हुई है A to I तक, अगर इन सर्विसेज में से कोई भी एक सर्विस या एक से ज्यादा सर्विसेज मैं आपकी कंपनी को दे रही हूँ तो मैं आपकी कंपनी की ऑडिटर नहीं बन सकती हूँ। क्लियर? यस मैम। है ना? नाउ अब वो सर्विसेज क्या क्या है, यहाँ पे कंपनी के अंदर 3 कंपनियां बताई थी मैंने, कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। याद रखना है यहाँ पे हमारा एसोसिएट नाम नहीं आया है, यहाँ पे हमारा होल्डिंग का एनी अदर सब्सिडरी नहीं आया है। ठीक है, अब हमें क्या याद रखना है? सेकंड, ये A to I नाम सारे याद रखने हैं क्योंकि इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और साथ में सब्जेक्टिव भी आता है। सब्जेक्टिव आता है तो 4 to 5 मार्क्स का आएगा और ऑब्जेक्टिव फिक्स से 2 मार्क का रहता है। ओके, तो सारी सर्विसेज लर्न होना कंपलसरी है। फर्स्ट सर्विस है सिंपल सी, अगर मैं आपके यहाँ पे अकाउंटिंग का काम करती हूँ, आपकी कंपनी की अकाउंटिंग मैं करती हूँ, तो क्या मैं आपकी कंपनी के ऑडिट भी कर सकती हूँ क्या? नो मैम। नहीं ना। सिंपल सा लॉजिक क्या कि भाई जब मैंने ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए तो मैं मेरी गलतियां नहीं ढूंढ सकती, है ना? नाउ सेकंड पॉइंट, अगर मैं आपके यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर हूँ तो क्या मैं आपकी कंपनी ऑडिटर बन सकती हूँ क्या? नो मैम, ये तो पहले ये तो अपन ने सेक्शन 138 में भी पढ़ा था कि इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हो सकता है। ठीक है, नाउ अगर मैं आपके यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करती हूँ या इम्प्लीमेंट करती हूँ, ठीक है, यानी कि आपको पूरा बता रही हूँ, आपको सर्विसेज देती हूँ कि कैसे आपका फाइनेंशियल सिस्टम चलना चाहिए। ठीक है, कहाँ से आपको लोन लेना है, कैसे आपको इसका यूज लेना है, आपको मनी का क्या काम करना है ना, मनी का इनफ्लो कैसे बढ़ाना है, मनी को मैनेज कैसे करना है। तो टोटली मिला करके आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम मैं संभाल रही हूँ। तो क्या मैं आपके यहाँ की ऑडिट कर सकती हूँ? मुझे तो ऑलरेडी आपके यहाँ की इंफॉर्मेशन सारी पता है ना। ठीक है, नो मैम। तो सिंपली हम ऑडिट नहीं कर सकते। तो क्या याद रखना है? डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक्चुरियल सर्विसेज, अगर मैं आपको एक्चुरियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हूँ तो मैं आपके यहाँ पे ऑडिटर नहीं बन सकती। एक्चुरियल सर्विसेज जानते हैं? यस मैम। ओके, देन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, अगेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही छोटा सा पार्ट है, जस्ट वेट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही छोटा सा पार्ट है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। आपको कहाँ से कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए इसकी एडवाइस देना, कौन से बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। तो फाइनेंस से रिलेटेड देखिए मेरे यहाँ पे 4 सर्विसेज है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज और रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, या फिर मैं कोई आपको दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही हूँ। तो टोटली मिलाकर के पैसे से रिलेटेड कोई भी काम मैं आपके यहाँ पे कर रही हूँ मनी से रिलेटेड, तो मैं आपकी ऑडिटर नहीं बन सकती हूँ। देन मैनेजमेंट सर्विसेज, ओके, और एनी अदर सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मैं इनमें से कोई भी सर्विसेज आपकी कंपनी को देती हूँ, आपकी होल्डिंग या आपकी सब्सिडरी को दे रही हूँ, तो मैं आपके यहाँ पे ऑडिटर नहीं बन सकती हूँ। यस, अब पूछिए क्वेरी। मैम बाकी सब जैसे रीजन वाइज समझ आ रहे हैं, एक्चुरियल सर्विसेज को क्यों बुलाया है आपने, मतलब क्यों ऐसा है कि वो अगर वो कर रहा है तो एक्चुरियल सर्विसेज के अंदर आपके जो बिजनेस के अंदर ग्रेचुइटी वगैरह का पक्का वर्किंग होता है। जब आप एक्चुअली का एएस पढ़ेंगे, एक आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ग्रेचुइटी और अदर फ्यूचर बेनिफिट से
रिलेटेड, रिटायरमेंट एंड फ्यूचर बेनिफिट से रिलेटेड। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सारे सैलरी जो भी आपके यहाँ पे सैलरी होल्डर्स हैं उनका पूरा फ्यूचर हम ही देख रहे हैं, उनका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर हम ही देख रहे हैं कि हर ईयर में आपका कितना ग्रेजुइटी डिडक्ट होना चाहिए, आपका कितना पीएफ डिडक्ट होना चाहिए, उसका पूरा प्लानिंग हम ही करके आपको देते हैं, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया कि फिर आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। ओके मैम एक बार जी पॉइंट भी समझा दो वापस। रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, लाइक आपने मुझे कोई भी फाइनेंशियल सर्विस आउटसोर्स कर दी, आउटसोर्स समझते हैं ना, काम मैं आपके यहाँ पे बैठ करके नहीं कर रही हूँ, आपने मुझे आपका काम मुझे दे दिया कि आपको मेरा ये काम करवाना है और मेरे फाइनेंशियल सर्विसेज मैं आपको दे रही हूँ, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हूँ किसी भी टाइप की, तो मैं अब आपके यहाँ पे ऑडिटर नहीं बन सकती हूँ। ओके मैम। Now provided that an auditor or audit firm who or which has been performing any non-audit services on or before the commencement of the act shall comply with the provisions of this section before the closure of first financial year after the date of such commencement। यानी ये हमें क्या दे रखा है, ट्रांजिशनल पीरियड दे रखा है। कौन से सेक्शन के लिए ट्रांजिशनल पीरियड दे रखा है, सेक्शन 144 के लिए। अगर इस सेक्शन मतलब कंपनीज एक्ट 13 आने से पहले आप ऐसी कोई सर्विसेज दे रहे थे और आप साथ में ऑडिट भी कर रहे थे, आप साथ में ऑडिट भी कर रहे थे, इन दैट केस 1 साल के अंदर अंदर दोनों में से एक चीज चूज कर लो, या तो ये सब काम कर लो या फिर ऑडिट कर लो, ठीक है। तो वो आपको कितना टाइम पीरियड दिया था, ट्रांजिशनल पीरियड कितना दिया था, 1 साल का ट्रांजिशनल पीरियड दिया था। क्लियर सबको? यस मैम। तो सेक्शन 144 फटाफट से बताएंगे किससे रिलेटेड है। अगर ऑडिटर का कौन कौन सी सर्विसेज नहीं कर सकता, ऑडिटर कौन कौन सी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवा सकता है कंपनी को। अगर ऑडिटर ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज देता है तो वो ऑडिट नहीं कर सकता है ना। कुछ एक नाम बोलो फटाफट से, कौन कौन सी प्रोहिबिटेड सर्विसेज थी। मैम अकाउंटिंग वाली, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर प्रोवाइड कराते हैं, रेंडरिंग ऑफ फाइनेंस, आउटसोर्सिंग फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस, आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंस, मैम अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग अगर करता है, मैनेजमेंट सर्विसेज, एक्चुअरियल सर्विसेज, एक्चुअरियल सर्विसेज है ना, इंटरनल ऑडिट इंटरनल ऑडिट और एनी अदर सर्विसेज विच इज प्रेस्क्राइब्ड, जो कि अभी तक इनके अलावा कुछ और प्रेस्क्राइब नहीं हुआ है। जो आई पॉइंट था हमारा वो क्या है, एनी अदर सर्विसेज विच इज प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड इनके अलावा अभी और कुछ भी नहीं है। जो ऊपर के नाम अभी अभी बोले बस उतने ही नाम दिए हमें कंपनीज एक्ट में। यस, जैसे लॉ में लिखा हुआ होता है कि एज में भी प्रिस्क्राइब्ड और भी बहुत जगह, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं बताती हूँ, ये देखिए हमने सेक्शन 141 पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था एज में बी प्रेस्क्राइब, बहुत बार आपको बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ आएगा। ये जो है ये मेरा कंपनीज एक्ट है, ये जो मैंने खोला हुआ है ना एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, ये मेरा